Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 6 of class 6th history, and the chapter's name is New Questions and Ideas. So as the name suggests, in this chapter we are going to study about some questions and ideas that are arising during this time. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then click on the I button. There you will see the playlist, and if you are new to the channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you don't miss any new video. Now let's start with our today's chapter, New Questions and Ideas. So this is Angha. So जो अंगा है वो पहली बार एक स्कूल ट्रिप पर जा रही होती है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो अंगा जो है वो पुणे से ट्रेन लेती है, पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, कहाँ जाने के लिए? वाराणसी जाने के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो पुणे से वाराणसी जाने के लिए वो ट्रेन पकड़ते हैं। तो जो अंगा की मम्मी है वो भी उनको स्टेशन तक छोड़ने के लिए आती हैं। तो वो अंगा के टीचर को कहती हैं कि प्लीज़ इन सभी बच्चों को बुद्ध के बारे में भी ज़रूर बताना और उनको सारनाथ भी लेकर जाना। राइट, अब आप सोच रहे होंगे कि बुद्धा, आपने नाम तो सुना होगा, बट हाँ, कि उनकी हिस्ट्री क्या है, कौन थे वो, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। एंड सारनाथ, हाउ सारनाथ इज रिलेटेड टू बुद्धा, राइट। सो द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सो सिद्धार्थ, जिन्हें कि हम गौतम के नाम से भी जानते हैं, इन्हें गौतम भी कहा जाता है, जो सिद्धार्थ थे ये फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है। एक तरह से जो बुद्धिज्म धर्म है, बौद्ध धर्म है, उनकी जो शुरुआत है वो गौतम ने की थी। ठीक है, एंड इनका जन्म कब हुआ था? तो आज से लगभग 2500 ईयर्स पहले गौतम तो उनका जन्म हुआ था। तो जिस टाइम की बात हो रही है इस चैप्टर में, मतलब कि आज से लगभग 2500 ईयर्स पहले लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए थे। ठीक है, सो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ जो किंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, उनके जो महाजनपद हैं वो और ज़्यादा पावरफुल हो रही हैं, बहुत सारी न्यू सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, और उसके साथ साथ जो विलेज वाला एरिया है उनमें भी कुछ कुछ चेंजेस आ रहे थे। तो उस टाइम पे बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो जो भी चेंजेस हो रहे थे उनको वो समझना चाहते थे कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ठीक है, एंड उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी जानना चाहते थे कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है, उसका असली मतलब है क्या। ठीक है, सो जो बुद्धा थे वो एक छोटे से गण से बिलोंग करते थे। तो उस गण का नाम क्या था? साक्या गणा। अब गणा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या होता है? जो गणा वर्ड है वो ऐसे ग्रुप को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हों। ठीक है, तो जो बुद्धा थे वो क्षत्रिय भी थे, राइट, एंड ही बिलोंग टू विच गणा? साक्या गणा, राइट। तो बहुत ही कम उम्र में बुद्धा ने अपना घर छोड़ दिया था, मतलब जो भी उनका घर का कंफर्ट वगैरह था, मतलब अपना घर बार वो छोड़ दिए थे, और वो बहुत सालों तक इधर उधर घूमे। ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों के साथ, बड़े बड़े थिंकर्स के साथ उन्होंने मीटिंग हेल्ड की, उन्होंने डिस्कशंस की, राइट। एंड फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो खुद का पाथ ढूंढेंगे रियलाइजेशन का, राइट। He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on and under a people tree at बोध गया in बिहार। तो उन्होंने फिर बहुत दिनों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन की, और कहाँ पर की है? बोध गया, जो कि बिहार में है। अब यहाँ पे जो रियलाइजेशन है इसका मतलब क्या है? एक तरह से सिद्धि प्राप्त करना है, राइट। एंड कह सकते हैं कि वो अब कह रहे थे कि मैं खुद का पार्ट ढूंढूंगा कि इसका मतलब क्या है, हमारी जो लाइफ है इसका मतलब क्या है। वो खुद इसके मीनिंग की रियलाइजेशन करना चाहते थे, राइट, अपने खुद के पाथ से। और फिर उस पीपल के पेड़ के अंदर बैठे बैठे, मतलब उसके नीचे बैठे बैठे उन्होंने बहुत दिन तक मेडिटेशन की, और फाइनली उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन कर ली। अब यहाँ एनलाइटमेंट का मतलब क्या है? एनलाइटमेंट का मतलब एक ऐसी स्टेज पर पहुँच जाना, लाइफ की ऐसी स्टेज पर पहुँच जाना जहाँ तुम एकदम पीस में हो, एकदम शांति है तुम्हारे मन को, और तुम्हें आगे कोई डिज़ायर नहीं है, तुम्हारी कोई इच्छाएं नहीं है। ठीक है, तो जो बुद्ध थे वो इस स्टेज पर एनलाइटमेंट पर पहुँच चुके थे। तो एनलाइटमेंट अचीव करने के बाद उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो गौतम को फिर एनलाइटमेंट के बाद किस नाम से जाने लग गया? बुद्ध के नाम से, और जिसका मतलब है वाइस वन। ठीक है, मतलब कि एकदम बुद्धिमान हो, जो समझदार हो। उसके बाद वो सारनाथ गए, जो कि वाराणसी के पास है, जहाँ पे उन्होंने सबसे, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम ही टॉट, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने सिखाया, ठीक है, टीच किया। सो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, मतलब वो भी फुट से, मतलब बाय फुट ही यूज्ड टू ट्रैवल, एंड एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को टीचिंग्स देते थे, राइट। एंड ये काम जो है लोगों को टीच करने का, उनको सिखाने का, चीज़ें बताने का जो काम है, ये उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक किया। एंड
वो जो कुशीनारा जो जगह है, फिर वहाँ पर वो पास हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। किस जगह पर हुई? कुशीनारा। अब बुद्धा बताते हैं कि जो पूरी लाइफ है, हम लोगों की जो ज़िंदगी है, वो सिर्फ और सिर्फ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। मतलब कि हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दुख है एंड अप्रसन्नता है। और ये क्यों है, क्यों इतने दुख हैं और क्यों इतना जो है अप्रसन्नता है हम सभी की ज़िंदगी में? क्योंकि हमारी बहुत सारी क्रेविंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं, हमारी बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, ठीक है। और जो कि ज़्यादातर होता है कि वो पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। अब क्या होता है कि हम एक चीज़ की इच्छा करते हैं कि काश मुझे ये मिल जाए, और जब हमें वो मिल जाती है तो फिर हम दूसरी चीज़ की इच्छा करने लगते हैं, राइट। तो इस तरह कहते हैं कि ये एक तरह से एक विशियस सर्कल है, इसमें आप फंसते ही चले जाओगे और आपकी डिज़ायर्स जो है वो कभी पूरी होंगी ही नहीं, ठीक है। और इसलिए जो हमारी लाइफ्स है वो पूरी सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस से भरी हुई हैं, बुद्धा ऐसा बताते हैं। अब ये जो हमारी डिज़ायर्स हैं, ये जो क्रेविंग्स हैं, इनको बुद्धा क्या बोलते हैं? उनको तन्हा बोलते हैं, ठीक है। और वो बताते हैं कि ये जो कांस्टेंट क्रेविंग्स हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, इनको हटाया जा सकता है अपनी ज़िंदगी से। कैसे हटाया जा सकता है? कि अगर हम हर चीज़ में मॉडरेशन फॉलो करें, मतलब एक तरह से संयम और संतुलन बनाकर रखें, तो इन सभी इच्छाओं से बचा जा सकता है, राइट। इसके अलावा बुद्ध सिखाते हैं कि हम सभी को काइंड रहना चाहिए, ठीक है, उदार रहना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, एंड एक दूसरे की लाइफ्स को, यहाँ तक कि जो जानवर हैं उनकी भी लाइफ को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और बुद्धा ये मानते हैं कि हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, जैसे कि हम कर्मा कहते हैं, अब वो चाहे अच्छे हों चाहे बैड हों, ठीक है, तो इनका असर जो है हमारी इस लाइफ में भी पड़ता है और जो हमारी नेक्स्ट लाइफ है उस पर भी पड़ता है। मतलब बुद्धा का मानना है कि हमारी ये लाइफ तो है ही है, और मरने के बाद भी एक दूसरी लाइफ होती है, तो जिसम पर भी हमारे जो कर्म है उनका असर पड़ता है। और जो बुद्धा है अपनी जो उपदेश देते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में देते थे, जो कि ऑर्डिनरी लोगों की भाषा होती है, मतलब जो आम बोलचाल की भाषा होती है, राइट, प्राकृत। तो उसमें वो सभी को टीचिंग्स देते थे ताकि सभी लोग उनकी बातों को समझ सकें। इसके अलावा वो लोगों को ये भी कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बोल दिया तो वैसा का वैसा मान लिया। एक बार उस पर खुद सोचो, विचार करो कि जो मैंने बताया है वो क्यों बताया है, वो सही बताया है नहीं बताया, तो मतलब उस पर खुद का भी सोच विचार करो। ऐसा नहीं कि जस्ट जो कह दिया, वो बुद्ध ने जो कह दिया वो एक्सेप्ट कर लो जी, नहीं। एक बार उस पर सोच विचार करके उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, आंख बंद करके नहीं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह एक स्टोरी दी हुई है जिसके थ्रू ये बताया गया है कि जो बुद्धा थे वो अपने मैसेज को किस तरह लोगों तक पहुँचाते थे। तो एक बहुत ही फेमस स्टोरी है किस्सा गौतमी नाम की औरत की। तो क्या होता है कि जो किस्सा गौतमी होती है उसका बच्चा जो होता है वो मर गया होता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो वो पूरे मतलब रास्तों में गलियों में अपने बच्चे को लेकर घूम रही होती है, और वो हर एक से बोल रही होती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को जो है उसमें वापस से उसको जान दे दो, ठीक है, उसको जीवन दान दे दो। तो एक आदमी जो होता है वो उस औरत को, किस्सा गौतमी को, बुद्धा के पास ले जाता है। अब बुद्धा किस्सा गौतमी को कहता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम मस्टर्ड, एक मतलब जो मस्टर्ड होती है, जो राई होती है, मस्टर्ड सीड्स होते हैं, बस एक मुट्ठी मुझे वो लाके दे दो और मैं तुम्हारे बच्चे को वापस जिंदा कर दूंगा। अब किस्सा गौतमी ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है कि ठीक है, और फिर वो जल्दी से उठ के जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं उनको लाने जाती है। बट बुद्धा कहते हैं कि ध्यान रहे, जो मस्टर्ड सीड्स हैं वो ऐसी फैमिली से आने चाहिए जहां पर कोई भी अभी तक मरा ना हो, राइट। अब किस्सा गौतमी जो है वो डोर टू डोर घूमती है और मस्टर्ड सीड्स के लिए बोलती है, बट वो जिस भी घर में जा रही होती है उसमें उसको पता चलता है कि कोई ना कोई मरा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे उनके किसी न किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो रखी है। अब चाहे वो फादर हो, मदर हो, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, मतलब कोई भी हो, चाहे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, कोई ना कोई तो उनके फैमिली से उनकी उसकी डेथ हो रखी होती है। तो अब इसके थ्रू देखो जो बुद्ध थे वो क्या समझाना चाहते थे। वो किस्सा गौतमी को ये समझाना चाहते थे कि जो हमारी लाइफ में जीना और मरना, हम जिस तरह आते हैं उसी तरह जाना जो है वो निश्चित है, वो तय है। तो हर एक बंदा जो इस धरती पर आता है उसको जाना होता ही है। तो वो ये उसको समझाना चाहते थे। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपने लव्ड वन को, किसी न किसी लव्ड वन को खोया ना हो, राइट। तो ये जो डेथ है ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं, कड़वा सच है जिसको कोई नहीं बदल सकता, और हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा, राइट। उपनिषद। सो लगभग जिस टाइम पर बुद्धा जो है सभी लोगों में अपनी टीचिंग्स दे रहे थे, सभी लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो उस टाइम पे बाकी जो थिंकर्स थे, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जो अलग अलग क्वेश्चंस का, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब उनमें से कुछ जो थे वो ये जानना चाहते थे कि जो लाइफ आफ्टर डेथ है वो कैसी होती है, उसके बारे में जानना चाहते थे कि मरने के बाद आदमी की ज़िंदगी कैसी होती है। और कुछ लोग जो थे वो ये कह रहे थे, उनका ये क्वेश्चन था कि भाई ये जो सेक्रीफाइसेस हैं ये हमें क्यों परफॉर्म करने चाहिए, तो इसके बारे में वो लोग जानना चाहते थे।
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जो ये मानते थे कि इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में कुछ भी जो चीज़ है वो परमानेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमारी डेथ के बाद भी रह जाए, ठीक है। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो इस सब को उन लोगों ने क्या किस चीज़ से डिस्क्राइब किया? दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा, ठीक है, और इंडिविजुअल सोल, ठीक है, एंड ब्रह्मा और द यूनिवर्सल सोल। तो एक इंडिविजुअल सोल होती है जिसे आत्मा कहते हैं, एंड एक यूनिवर्सल सोल होती है जिसे ब्रह्मा कहते हैं। और फिर वो थिंकर्स मानते थे कि अल्टीमेटली जो बोथ आत्मा है एंड जो ब्रह्मा है ये एक हैं, ये एक हो जाते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। जिसे हम कहते हैं ना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, राइट। तो वही चीज़ ये लोग कहते थे कि जो आत्मा है वो अल्टीमेटली ब्रह्मा में जाके मिल जाती है, मतलब, और ये दोनों एक हो जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे थिंकर्स के जो आइडियाज़ थे उनको उपनिषद में रिकॉर्ड कर लिया गया, जो कि लेटर वैदिक टेक्स्ट का जो पार्ट है, ठीक है, उपनिषद। अब ये जो वर्ड उपनिषद है इसका लिटरली मीनिंग क्या है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, राइट। अप्रोचिंग मतलब कि जैसे किसी नतीजे पर पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना, या फिर किसी समस्या का समाधान करना स्टार्ट करना, राइट। एंड सिटिंग नियर मतलब पास में बैठना। अब ये जो टेक्स्ट थे, ये जो वैदिक टेक्स्ट थे, ये कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कंटेन करते थे। मतलब इनमें एक तरह से एक टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन दी हुई थी, बातचीत दी हुई थी, तो जिसके थ्रू जो लोगों के थिंकर्स के मैसेजेस थे वो लोगों तक पहुंचाए जाते थे, राइट। तो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में बातचीत होता दिखाया जाता था इन टेक्स्ट में। और कभी कभी आइडियाज़ को सिंपल डायलॉग्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता था इन वैदिक टेक्स्ट में। सो ज़्यादातर जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो मैन थे, ठीक है, एंड मैन में भी, आदमियों में भी, स्पेशली वो लोग जो ब्राह्मण्स थे एंड राजास थे। तो ओकेजनली इन उपनिषदिक टेक्स्ट में देखने मिलता है कि वुमेन थिंकर्स का भी उल्लेख होता है। तो एक वुमेन थिंकर का उल्लेख मिलता है जैसे कि गार्गी, जो कि उनकी लर्निंग के लिए, जो उनकी नॉलेज थी उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। और जो रॉयल कोर्ट्स होते हैं, जो राजा के दरबार वगैरह होते हैं, तो वो उनमें जो डिबेट्स वगैरह होते थे उनमें वो पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है, अलग अलग मुद्दों पर जैसे बहस होती है ना, तो उस तरह गार्गी जो है रॉयल कोर्ट्स में डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी। अब ऐसी डिबेट डिस्कशंस में जो पुअर लोग होते थे वो मुश्किल ही पार्ट लेते थे, ठीक है, वो इन डिस्कशंस में मुश्किल ही हिस्सा होते थे। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने मिलती है सत्यकामा जबाला की, तो जिनका नाम जो है उनकी मम्मी, उनकी मदर जो थी जबाली, उनके नाम पर रखा गया था। और जो जबाली है वो एक स्लेव वुमेन थी, वो एक दासी थी एक तरह से, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन किस तरह है? क्योंकि हमने अभी देखा कि नॉर्मली जो पुअर लोग थे वो इन डिस्कशंस में पार्ट नहीं लेते थे, बट जबाली जो कि एक स्लेव वुमेन थी, उनका बेटा जो था सत्यकामा, वो एक बहुत ही फेमस थिंकर था, राइट। अब जो सत्यकामा जबाला थे उनको नॉलेज लेने की बहुत ही ज़्यादा ईगरनेस थी, एंड उनकी डीप डिज़ायर थी टू लर्न अबाउट रियलिटी, वो सच्चाई के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे। तो क्या हुआ, एक ब्राह्मण टीचर थे जिनका नाम गौतमा था, तो उनके द्वारा जो सत्यकामा जबाला था उनको एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ, जो सत्यकामा जबाला थे वो बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम बन गए, ठीक है, उस टाइम के जो बेस्ट नोन थिंकर्स थे उनमें से वो बन गए। फिर बाद में बहुत सारे जो उपनिषद के आइडियाज़ हैं, जो उपनिषद में आइडियाज़ के बारे में लिखा है, वो शंकराचार्य जो थिंकर थे उनसे आते हैं, राइट, उन्होंने दिए फिर वो बहुत सारे आइडियाज़। नाउ पाणिनि द ग्रामेरियन, तो इस टाइम पर बहुत सारे दूसरे स्कॉलर्स एंड थिंकर्स थे जो अलग अलग काम कर रहे थे। तो उनमें से एक बहुत ही फेमस जो स्कॉलर है वो है पाणिनि। तो इन्होंने संस्कृत का जो ग्रामर है वो प्रिपेयर किया था। उन्होंने जो जितने भी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट थे संस्कृत के, उनको एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया और फिर उनसे फॉर्मूले बनाए, जैसे कि अलजेब्रा में होते हैं ना, तो इन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को यूज़ करके उन्होंने छोटे छोटे फॉर्मूले बनाए, और वो फॉर्मूले के थ्रू वो जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके रूल्स समझाना चाहते थे, राइट। तो जो लैंग्वेज के रूल्स हैं वो उन्होंने इन शॉर्ट फॉर्मूले के थ्रू जो है वो दिखाए। तो ऐसे लगभग 3000 जो है उन्होंने फॉर्मूले दिए। जैनिज्म, तो जो लास्ट एंड 24th तीर्थंकारा थे जैनास के, वो थे वर्धमान महावीरा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया तीर्थंकारा, तो तीर्थंकारा कौन होते हैं? जैनाज में वो एनलाइटेड पर्सन होते हैं, वो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं जो दूसरों को एक तरह से अपने मैसेजेस पहुंचाते हैं, उनको टीच करते हैं, उनको भी पाथ दिखाते हैं उनके लाइफ में, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं गुरु, जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं जैनाज के, उन्हें तीर्थंकारा कहते हैं। तो आज से लगभग 2500 ईयर्स पहले, मतलब कि जिस टाइम की पीरियड की इस चैप्टर में बात हो रही है, तो उस टाइम पर जो महावीरा थे उन्होंने भी अपने मैसेजेस को स्प्रेड किया, ठीक है, लोगों में बांटा।
तो जो महावीरा थे वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छाविस के। अब लिच्छाविस क्या है? ये ग्रुप है जो कि वज्जी संघ का पार्ट है, राइट। सो जब वो लगभग 30 साल के थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर वो जंगल में रहने के लिए चले गए थे। तो लगभग 12 सालों तक उन्होंने एक हार्ड लाइफ जी, मतलब एकदम अकेले लोनली लाइफ जी, ठीक है। और आखिरकार क्या हुआ, उन्होंने भी एनलाइटमेंट अटेन कर ली, राइट। तो वो एक सिंपल सी बात कहते थे कि जो भी मैन एंड वुमेन हैं, जो भी लोग हैं जिन्हें कि सच के बारे में जानना है, उन्हें अपने घर छोड़ने होंगे, राइट। तो एक तरह से जिनको भी सच्चाई के बारे में जानना है, इस लाइफ की सच्चाई के बारे में कि लाइफ क्या है, क्या मतलब है इसका, राइट। तो उनको वो कहते थे, महावीरा कहते थे, उनको अपने घर बार जो है वो छोड़ छाड़ के आना पड़ेगा। और उन सभी लोगों को एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स जो थे अहिंसा के, वो फॉलो करने पड़ेंगे। अहिंसा क्या होता है? अहिंसा मतलब कि किसी भी लिविंग बींग्स को ना तो हर्ट करना, ना ही उसे किल करना, ना ही उसे मारना, ना ही कोई किसी भी तरह का दुख पहुंचाना। सो दैट इज व्हाट अहिंसा। तो महावीरा कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जो भी बींग्स हैं, दे ऑल वांट्स टू लिव, ठीक है। उन सभी को जीना है, उन सभी के लिए जो उनकी लाइफ है वो सबसे प्यारी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को भी मारना नहीं है। अब जो नॉर्मल पीपल थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वो सभी लोग महावीरा की टीचिंग्स को अच्छे से समझ लेते थे, क्योंकि बुद्ध की ही तरह जो महावीरा थे वो भी प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। प्राकृत मतलब द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो नॉर्मली यूज की जाती है। तो इससे आम लोग भी उनके सभी मैसेजेस को काफी अच्छे से समझ पाते थे। सो जो प्राकृत है, इसके अलग अलग जो है फॉर्म्स हैं, जिन्हें कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में यूज किया जाता है, राइट। तो और उन सभी को उनके रीजन्स के हिसाब से नाम दे दिए गए हैं। जैसे कि वो प्राकृत जो कि मगध में यूज की जाती है, तो उस प्राकृत का नाम क्या हो गया? मगधी, ठीक है। तो उसको कहेंगे मगधी भाषा। तो इसी तरह जो प्राकृत की ना अलग अलग फॉर्म्स हैं, जिन्हें कि कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में यूज किया जाता है, एंड उनके रीजन्स के बेसिस पर उनको नाम दे दिया गया है। तो जो फॉलोअर्स होते थे महावीरा के, उनको जैनास कहा जाता है। जैनास को बहुत ही सिंपल लाइफ जो है वो लीड करनी होती थी, उन्हें एकदम साधारण तरीके से रहना होता था, एंड उनको बेग करना पड़ता था फूड के लिए, मतलब खाने के लिए उन्हें लोगों से भिक्षा मांगनी पड़ती थी। एंड उनको एकदम ऑनेस्ट रहना होता था, मतलब एकदम सच्चा, वो कुछ झूठ नहीं बोल सकते, दे हैव टू बी रियली ऑनेस्ट। एंड उनको स्पेशली कहा जाता था कि उनको चोरी नहीं करनी है, ठीक है। एंड उन्हें सेलिबेसी ऑब्जर्व करनी है। इसका मतलब सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य, तो उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। एंड जो मेन थे, उनको अपना सब कुछ जो है वो त्याग देना पड़ता था, यहाँ तक कि उनके कपड़े जो थे उनका भी, जो जैनास थे, उनको त्याग करना पड़ता था। अब बहुत सारे जो लोग थे, जो भी मैन एंड वुमेन थे, उनको इन स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल था। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे हजारों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और इस नए तरीके को, जीने के नए तरीके को, इस लाइफ के मतलब को समझने के लिए उन्होंने जो है रास्ता अपना लिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने डायरेक्टली तो जैनास जो है धर्म को नहीं अपनाया, एक तरह से, मतलब ये सारे स्ट्रिक्ट रूल्स को जो है फॉलो नहीं किया, अपने घर बार नहीं छोड़ा, बट उन्होंने ये सभी लोगों को जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए हैं और जो भी जैनास बन गए हैं, मतलब ये सारे स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं, मॉन्क्स हो गए हैं, तो उन सभी को उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो अगर फॉलो नहीं कर रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, दे वर सपोर्टिंग दीज मॉन्क्स, राइट। तो उनको वो फूड वगैरह जो भी प्रोवाइड कर रहे थे। अब जो जैनिज्म है, उसको ज्यादातर जो लोग ट्रेडर्स थे, उन्होंने जैनिज्म को सपोर्ट किया। अब जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उन लोगों को अपनी क्रॉप्स वगैरह को बचाने के लिए इंसेक्ट्स को मारना पड़ता था, राइट। जो भी फसल होती है उसमें कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, तो उनको तो मारना पड़ेगा अपनी फसल को बचाने के लिए। तो फार्मर्स को ये सभी रूल्स को फॉलो करना इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब एक तरफ तो उनको ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपने क्रॉप्स को कीड़ों से खाने दें, राइट। उनको अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए उन कीड़ों को मारना भी पड़ेगा। तो इसलिए ये रूल्स जो है फार्मर्स मुश्किल फॉलो कर पा रहे थे। नाउ ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जो जैनिज्म है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हो गया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, बाकी तमिलनाडु, कर्नाटका, तो इन सभी प्लेसेस में जो जैनिज्म है वो स्प्रेड हो गया। अब बहुत सालों तक जो टीचिंग्स थी महावीरा की, वो ओरली ट्रांसमिट हो रही थी। वो ओरली, एक जो टीचर था वो अपने स्टूडेंट्स को बता दे रहा था, फिर जो बाकी वो उसको और पास ऑन कर रहे थे ओरली। तो आज से लगभग 1500 ईयर्स पहले इन सभी टीचिंग्स को गुजरात में एक जगह है वल्लभी, वहां पर लिखा गया, राइट। सो ये महावीरा की जितनी भी टीचिंग्स थी उनको वल्लभी, जो कि गुजरात में है, वहां पर लिखा गया लगभग 1500 ईयर्स पहले। अब एक और चीज देख लेते हैं, जैना, ये वर्ड हमने बहुत बार यूज किया। तो ये जो जैना वर्ड है, ये टर्म जिना से निकल कर आया है। जिना मतलब कॉन्क्यूरर, एक तरह
विजेता जिसका मतलब होता है, ठीक है। तो जना जिना से आया है जिसका मतलब कॉन्क्यूरर और विजेता, राइट। नाउ लेट्स रीड अबाउट संघ। तो जो दोनों ही महावीरा एंड बुद्ध हैं, वो ये मानते थे कि कोई इंसान ट्रू नॉलेज तभी गेन कर सकता है जब वो अपने घर को छोड़ दे, राइट। जब वो घर बार छोड़ के आ जाए तभी उसे ट्रू नॉलेज मिल सकती है। तो इसीलिए वो सभी लोगों जो भी अपने घर बार छोड़ के आए थे, उन सभी लोगों के लिए इन लोगों ने, महावीर एंड बुद्ध ने, साथ में रहने के लिए एसोसिएशन बनाई, ठीक है। तो जिसको कि कहा गया संघ, ठीक है। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन संघ, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। तो जो भी लोग अपने घर बार छोड़ के आए थे वो सब साथ में रहने लग गए, तो और उसको क्या कहा गया, उस एसोसिएशन को संघ। तो जितने भी रूल्स थे जो कि बुद्धिस्ट संघ के लिए लिखे गए थे, वो एक बुक में लिख दिए गए जिसको कि क्या कहा गया, विनय पिटका, ठीक है। तो विनय पिटका नाम की बुक में जितने भी रूल्स थे बुद्धिस्ट संघ के लिए वो लिख दिए गए। अब इस बुक से हमें पता चलता है कि जो मैन एंड वुमेन थे उनके लिए सेपरेट ब्रांचेस थी। अब जितने भी मैन थे, जो भी आदमी थे, वो इन संघ को ज्वाइन कर सकते थे, बट जो भी चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, उन्हें अपनी पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। और जो भी लोग स्लेव थे, जो एक तरह से बंदी थे दूसरों के, उन्हें अपने मास्टर्स की, अपने मालिक की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब जो लोग राजा के लिए काम करते थे उन्हें राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी संघ को ज्वाइन करने के लिए। एंड जो डेटर्स थे उनको क्रेडिटर्स के, डेटर्स कौन होते हैं, जो किसी से उधार लेते हैं, और क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो उधार देता है, ठीक है। तो उधार लेने वाला बंदा जो है वो संघ को ज्वाइन करने के लिए उसे अपने क्रेडिटर की, जिससे उसने उधार लिया है, उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी। एंड जो वुमेन थी, जो औरतें होती थी, जो शादीशुदा औरतें होती थी, उन्हें अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी संघ ज्वाइन करने के लिए। अब जो भी आदमी, औरतें, जो भी लोग संघ को ज्वाइन करते थे, उन्हें सिंपल लाइफ जो है जीनी पड़ती थी, ठीक है। और वो ज्यादातर अपना समय है वो मेडिटेशन करने में बिताते थे, और दिन का कुछ ऐसे पर्टिकुलर फिक्स्ड आवर्स होते थे जिनमें वो अलग अलग सिटीज एंड विलेजेस में जाते थे खाना मांगने के लिए, राइट। और इसीलिए उनको क्या कहा जाता था, भिक्खूज, भिक्खूज कहा जाता था। और भिक्खूज जो है वो प्राकृत वर्ड है, ठीक है, बेगर के लिए। तो प्राकृति में, जो प्राकृत भाषा है उसमें बेगर को भिक्खू कहा जाता है, क्योंकि जो भी ये जो बुद्ध और महावीर के जो फॉलोअर्स थे, जो संघ में रह रहे थे, ये सभी लोग दूसरों से खाना जो मांगते थे, राइट, और तभी अपना पेट भरते थे, तो इसीलिए भिक्खूज उन्हें कहा जाता था। एंड विमेन के लिए जो वर्ड था वो था भिक्खुनीज, ठीक है। फॉर मैन इट वाज भिक्खूज एंड फॉर विमेन द वर्ड वाज भिक्खुनीज। अभी जो भी लोग थे जो संघ में रहते थे, ये दूसरे लोगों को भी पढ़ाते थे, दूसरे लोगों को भी अपनी टीचिंग्स देते थे, बुद्ध एंड महावीर के मैसेजेस को पास करते थे, दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे, एंड अपनी एक दूसरे की भी जो है वो लोग मदद करते थे, ठीक है। एंड कभी कभी अगर संघ में ही आपस में किसी की लड़ाई वगैरह हो जाए, कोई क्वारल हो जाए, तो वो लोग उसको सुलझाने के लिए मीटिंग्स हेल्ड करते थे। अभी जो संघ होते थे इनको लगभग हर तरह के लोग जो है वो ज्वाइन करते थे। ब्राह्मण्स इनको ज्वाइन करते थे, क्षत्रियस, मर्चेंट हो गए, लेबरर्स, बार्बर्स, कोटिशियंस, स्लेव्स, तो सभी तरह के जो लोग थे वो संघ को ज्वाइन करते थे। अब ज्यादातर जो लोग थे इनमें से, वो लोग बुद्ध की टीचिंग्स को उन्होंने लिखा था, राइट, उन्होंने राइट डाउन कर लिया था कहीं पर। एंड बहुत सारे लोगों ने सुंदर सुंदर सी पोएम्स भी बनाई अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए कि उनकी जो संघ था उसमें उनकी लाइफ किस तरह की होती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोनेस्ट्रीज। तो शुरू शुरू में क्या हुआ, जो भी जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो पूरे साल एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते रहते थे और लोगों को टीच करते रहते थे, ठीक है। और पूरे साल में बस एक ही टाइम ऐसा होता था जिस टाइम वो रुकते थे, जो कि था रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, तो इसलिए सिर्फ वही ऐसा टाइम था जिस टाइम वो लोग एक प्लेस पर रुकते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने टेम्परेरी शेल्टर्स बना दिए उनके लिए, जैसे कि गार्डन हो गया वहां पर, तो कोई गार्डन वगैरह होता था तो उनमें बुद्धिस्ट एंड ये जो जैनाज मॉन्क होते थे उनके लिए उन लोगों ने, उनके सपोर्टर्स ने टेम्परेरी शेल्टर्स बना लिए, ताकि वो वहाँ पे एक जगह से ट्रैवल कर रहे हैं दूसरी जगह पे तो थक जाते थे, तो उनके लिए, ताकि वो वहाँ पे बैठ जाएं, आराम कर लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके अलावा वो लोग नेचुरल केव्स में भी रहना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जो हिली एरियाज में नेचुरल केव्स वगैरह बन जाती हैं, गुफाएं होती हैं नेचुरली बनी हुई, तो वो लोगों ने, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने एंड जैन मॉन्क्स ने वहां पर भी रहना स्टार्ट कर दिया। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स थे इन मॉन्क्स के एंड नन्स के, एंड ये खुद जो मॉन्क्स एंड नन्स थे उन्हें ये लगने लग गया कि भाई परमानेंट शेल्टर्स की जरूरत तो है, ठीक है, कि ऐसा हो नहीं सकता हम पूरे टाइम जो इधर से उधर घूमते ही रहें, तो इसलिए जरूरत है कि परमानेंट शेल्टर्स हों। तो इसीलिए क्या बनाया गया, मोनेस्ट्रीज बनाई गई, और इन मोनेस्ट्रीज को क्या कहा गया, विहाराज, राइट, विहार।
तो जो सबसे पहली विहारास बनी थी वो लकड़ी की बनाई गई थी, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे ईंट की भी जो विहारास थी वो बनाई जाने लग गई, एंड कुछ जो थी वो केव्स में बनाई गई, मतलब कि जैसे जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनमें गुफाएं खोद दी जाती हैं। तो ठीक है, तो ऐसी जो गुफा वाली जो केव वाली थी वो स्पेशली आपको वेस्टर्न इंडिया में देखने मिलेंगी, जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है वहां पे आपको केव्स वाले मोनेस्ट्रीज देखने मिलेंगी। तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें बताता है कि जैसे कि नदियां बहती हैं, उनमें उनका जो पानी है वो बहता है, तो जिस तरह जो नदी में बहता हुआ पानी अपना नाम खो देता है जब वो समुद्र में जाके मिलते हैं, इसी तरह जो वरना होते हैं, रैंक्स होती हैं, तो और पूरी जो फैमिली है वो सबको लोग भूल जाते हैं जब वो ये जो मॉन्क्स हैं इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह जैसे पानी है, जब वो नदी का पानी जब समुद्र में आके मिल जाता है तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते ना कि कौन सा नदी का है कौन सा समुद्र का है, वो अपनी पूरी पहचान खो देता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक समुद्र का पानी बन के रह जाता है, चाहे वो किसी भी नदी से आया हो। तो उसी तरह जब भी जो भी बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, जब वो आकर ये जो उनके मॉन्क्स हैं, ठीक है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको फॉलो करने लगते हैं, जो वो खुद मॉन्क्स बन जाते हैं, तब जो भी वर्ना है, जाति है, जो भी रैंक्स वगैरह हैं, उनकी खुद की फैमिली है, वो सब भूल जाते हैं। ठीक है, वो सब कोई मायने नहीं रखता, तब वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉन्क है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता था, वो ज़मीनें जिस पर विहारास को बनाया जाता था वो बड़े बड़े मर्चेंट जो होते थे ना, व्यापारी वगैरह जो होते थे, उनके द्वारा डोनेट की जाती थी। ठीक है, या फिर बड़े बड़े लैंड ओनर हो गए, राजा हो गए, तो ये सब लोग जो थे विहार बनाने के लिए ज़मीनों को डोनेट करते थे। और इन विहारास में रहने वाले जो भी मॉन्क्स एंड रन्स होते थे उनके लिए लोकल पीपल गिफ्ट्स लाते थे। वो गिफ्ट्स होते थे फूड की फॉर्म में, वो उनके लिए फूड लाते थे, क्लोथिंग्स लाते थे, मेडिसिन लाते थे, तो ये सारी चीज़ें लाते थे। और इन गिफ्ट्स के रिटर्न में जो भी मॉन्क्स एंड नन्स होते थे वो इन सभी लोगों को टीच करते थे, उनको पढ़ाते थे। ठीक है, अपने जो भी उपदेश होते थे वो देते थे। ठीक है, और ओवर द सेंचुरीज जो बुद्धिज्म है वो अलग अलग पार्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स में भी और उसके बाहर भी, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी जो बुद्धिज्म है वो फैल गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ आश्रमास। तो जिस टाइम पे जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो है वो पॉपुलर हो रहा था, तो उसी टाइम जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया आश्रम्स का, राइट। अब यहाँ पे जो वर्ड आश्रम है उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे लोग मेडिटेट करते हैं, रहते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि स्टेज ऑफ लाइफ, जो आश्रम्स हैं उसका मतलब स्टेज ऑफ लाइफ है, अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे 4 आश्रम्स बनाए ब्राह्मण्स ने, 4 स्टेज ऑफ लाइफ डिस्क्राइब की। ठीक है, तो फर्स्ट इज ब्रह्मचर्य, देन गृहस्थ, देन वनप्रस्थ एंड संन्यास। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य जो आदमी होते थे, जो मैन होते थे, वो लोग अपने जीवन के शुरुआती काल में, मतलब अर्ली पीरियड में उनके, जब वो छोटे ही होते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग वेदास को स्टडी करते थे और एक सिंपल लाइफ जीते थे, तो जिसको क्या कहते हैं, ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो ब्रह्मचार्य में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य जो होते थे, मैन होते थे, उनको सिंपली एकदम नॉर्मल सी लाइफ जीनी है एंड वेदास का स्टडी करनी है। उसके बाद उन लोग को शादी कर लेनी थी, मतलब जैसे ना उसके अगले पीरियड में जो ब्रह्मचर्य है उसके अगले वाली स्टेज में जो कि है गृहस्थ, तो उसमें क्या करना था, लोगों को शादी करनी थी और एक हाउस होल्डर की तरह रहना था, गृहस्थ। ठीक है, और कुछ टाइम गृहस्थ की तरह बिताने के बाद उनको फिर जो अपनी लाइफ है वो फॉरेस्ट में बितानी होती थी एंड मेडिटेट करना होता था, तो जिसको क्या कहा गया, वनप्रस्थ। और फिर कुछ टाइम फॉरेस्ट में मेडिटेशन करने के बाद कुछ सालों तक उनको फाइनली सब कुछ जो है गिव अप कर देना होता था, त्याग देना होता था और सन्यासीज बन जाना था। ठीक है, सन्यास ले लेना था। अब जो सिस्टम ऑफ आश्रम है इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं, जो आदमी हैं, उनके लाइफ का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो मेडिटेशन करने में बीतता था। बट एक बात है, ये सारी जो चीज़ें थी, जो आश्रम थे, ये मैन फॉलो कर रहे थे। ठीक है, एंड मैन में भी स्पेशली कौन, जो ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रिय एंड जो वैश्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शूद्रस की बात नहीं की गई है, सबसे पहले ये नोट करो। दूसरा, विमेन की बात नहीं की गई है। तो जो विमेन होती थी उनको वेदों की पढ़ाई करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था एंड उनको वही आश्रम फॉलो करना था, मतलब वही स्टेज ऑफ लाइफ उनको जीनी थी जो कि उनके हस्बैंड उनके लिए चूज करते थे। मतलब अगर उनके हस्बैंड कहेंगे कि चलो मेरे साथ वन चलो, तो उनको चलना होता था। ठीक है, अगर वो कहेंगे अब संन्यास ले लो, तो मतलब जो भी आश्रम उनके हस्बैंड उनको फॉलो करने कहेंगे वो उनको करना होता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्सवेयर। तो यहाँ पे ईरान की बात हो रही है। तो एक जोरास्टर करके एक प्रॉफिट थे जो कि ईरान में रहते थे।
तो उनकी जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी उनकी मैसेजेस हैं, वो अवस्था करके एक बुक है, उसमें लिखी हुई हैं। तो जो लैंग्वेज अवस्था में यूज़ की गई है एंड जो प्रैक्टिसेस जो भी डिस्क्राइब की गई हैं, जो भी टीचिंग्स हैं, वो काफ़ी सिमिलर हैं हमारे वेदास से, ठीक है। एंड जो बेसिक टीचिंग्स हैं ज़ोरास्ट्रस की, वो गुड थॉट्स के बारे में हैं, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स के बारे में हैं, ठीक है। तो मतलब कि जैसे अच्छा सोचो, अच्छा बोलो एंड अच्छा करो, ठीक है। तो इस मैक्सिमम इस चीज़ के ऊपर उनकी जो भी टीचिंग्स है वो बेस्ड हैं। तो यहाँ पे एक वर्स दिया हुआ है ज़ेंड अवस्था में से, जो बुक है उनमें से एक वर्स दिया हुआ है, जो कि है लॉर्ड ग्रेंट स्ट्रेंथ एंड रूल ऑफ ट्रुथ एंड गुड थिंकिंग by means of which one shall create peace and tranquility। तो इसमें एक तरह से प्रार्थना की जा रही है कि हे लॉर्ड, हम सबको स्ट्रेंथ ग्रांट करो, मतलब शक्ति दो, रूल ऑफ ट्रुथ एंड गुड थिंकिंग, मतलब एक तरह से सच्चाई के रास्ते पर हम चलें, अच्छी सोच हो हमारी, जिसके थ्रू हम सभी, मतलब कोई इंसान जो है वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के रास्ते पर चल पाए और अपने चारों तरफ जो है पीस बना पाए। तो यहाँ पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी शांति ही है एंड पीस का मतलब भी शांति ही है। तो एक तरह से भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हमें स्ट्रेंथ दो, शक्ति दो, सच्चाई दो, ताकि सभी जो हैं अपने चारों तरफ एक शांति का माहौल बना पाए, ठीक है। सो लगभग 1000 से भी ज़्यादा सालों तक जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म था वो एक मेजर रिलीजन था ईरान में, ठीक है। इसे बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे थे। बट फिर बाद में क्या हुआ, कुछ जो ज़ोरास्ट्रियंस थे वो ईरान से माइग्रेट होकर यहाँ पे कोस्टल रीजन जो था, गुजरात एंड महाराष्ट्र का जो कोस्टल टाउन्स हैं, वहाँ पर आकर वो लोग बस गए। तो ये जो ज़ोरास्ट्रियंस थे, ये आज के जो हमारे पारसीज हैं, जिनको हम पारसी के नाम से जानते हैं, जो पारसी रिलीजन के नाम से जानते हैं, तो ज़ोरास्ट्रियंस जो थे वो आज के पारसीज के एंसेस्टर्स थे, राइट। So this was the end of our chapter 6 of class 6th history. Hope you find this video informative, and if you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel, and please press the bell icon so that you don't miss our any video. Please share it with your friends. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye and take care.